नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी भारत में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लखनऊ लोक भवन में हुई कैबिनेट की बैठक में विभिन्न विभागों के 11 प्रस्ताव पर चर्चा होने के बाद 10 प्रस्ताव पास हो गए। जिन विभागों के प्रस्ताव पास हुए हैं उनमें औद्योगिक विकास, पर्यटन और शिक्षा विभाग समेत कई अन्य विभाग शामिल है। इसके अलावा पूर्व अग्निवीरों को समायोजित करने के लिए यूपी पुलिस आर्ची, पीएसी, आर्ची घुड़सवार फायरमैन की सीधी भर्ती में 20% हॉरिजॉन्टल आरक्षण देने के संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी और 3 वर्ष की आयु सीमा की छूट भी शामिल है। साथ ही पीएम मोदी ने के 11 साल के कार्य को लेकर पूरे यूपी में कार्यक्रम चलाने की भी उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बात कही है। तो आइए सुनिए। सरकार के 11 वर्ष, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 11 वर्ष, विश्व के सबसे प्रभावशाली, शक्तिशाली, जनप्रिय, लोकप्रिय, गरीब प्रिय, किसान प्रिय प्रधानमंत्री जी के 11 वर्ष यह बहुत ऐतिहासिक है। और एक अभियान 9 जून से पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चलाया जाएगा, जिसको लेकर के आज हम लोगों की प्रदेश की एक कार्यशाला है। उस कार्यशाला में बैठेंगे, जो कार्यक्रम होंगे उस कार्यक्रम का पूरा डिटेल आपको बाद में दिया जाएगा। ठीक सर, अब राम मंदिर को लेकर बड़े स्तर पर तैयारियां चल रही थी और अब आज से फिर से प्राण प्रतिष्ठा शुरू हो गई। नहीं, ये तो हर राम भक्त के लिए गर्व की बात है, हर राष्ट्र भक्त के लिए गर्व की बात है। राम ही राष्ट्र हैं, राष्ट्र ही राम है। और श्री राम जन्मभूमि पर 500 साल बाद रामलला का भव्य मंदिर बनके तैयार हुआ है। अब वो विस्तार हो रहा है और जो शपथ राम की खाए हैं और मंदिर भव्य बनाएंगे वो भव्य बन रहा है। बकरीद को लेकर राजस्थान के एक सरकारी कर्मचारी को मंगलवार को जयपुर में पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। जासूसी के आरोपी शकूर खान को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। स्पेशल पीपी संदेश कुमार सतवान ने बताया कि शकून खान को फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस बीच कुछ पाकिस्तानी नंबरों की जांच की जा रही है। राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने एजेंसियों का समर्थन करने की बात कहते हुए कहा कि जांच निष्पक्ष होनी चाहिए, क्योंकि बसपा किसी भी तरह के आरोप लगा सकती है। सुनिए। जो कि जैसलमेर में रोजगार कार्यालय में सहायक प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनको कुछ जो देश विरोधी गतिविधियों में अरेस्ट किया है, जिसमें प्राइमा फेसी जो उनके मोबाइल से हैं, कनेक्टिविटी मोबाइल की आउटगोइंग है, कुछ फोटोग्राफ्स है, उनको काफ़ी दिनों से ट्रैक किया गया था और उन एविडेंसेस के बिहार पे उन्हें अरेस्ट किया है। 10 दिन की पुलिस कस्टडी के लिए हमने निवेदन किया श्रीमान न्यायालय से, सीजेएम जयपुर महानगर प्रथम। श्रीमान न्यायालय द्वारा 7 दिन का पुलिस कस्टडी उसमें स्वीकृत किए और अक्यूज को पीसी के लिए हमने यहाँ से अभी जाब्ता के साथ भेज दिया है। काफ़ी भीड़ हो गई थी, जाब्ता मंगाया गया, उनको सुरक्षित पीसी के लिए यहाँ से रवाना किया गया है। अब 10 दिन बाद आफ्टर इन्वेस्टिगेशन हम उन्हें वापस पेश करेंगे। सर, मोबाइल से क्या कुछ खंगाला गया कि जांच में क्या कुछ नहीं? देखिए, प्राइमा फेसी अभी सभी चीज़ें बताना बहुत ही कठिन है, लेकिन हमारी जो स्पेशल पुलिस थाना ओएस एक्ट के लिए है वो बहुत ही एफिशिएंट है। झावर जी हैं इसमें, ओम जी हैं इसमें और विनोद जी सीआई साहब हैं, चेतन जी हैं, तो सभी ने मिलके जो एविडेंसेस अभी तक लिए हैं और आगे भी लेंगे, वो प्रोसिक्यूशन के लिए बहुत एविडेंस स्ट्रॉन्ग आने की पूर्ण संभावना है। अभी प्राइमा फेसी कुछ नंबर्स हैं जो कि पाकिस्तान के हैं, उनके बारे में एफएसएल और एविडेंसेस कलेक्ट करना अभी बाकी है कि वो किसी एजेंसी के हैं, उच्चायुक्त के हैं या फिर पर्सनली किसी पर्सन के हैं। तो ये उस पार्ट पे अभी कुछ कहना न्यायोचित नहीं होगा। 10 तारीख को क्या डेवलपमेंट होता है एविडेंसेस में
वो देखा जाएगा। सर, मंत्री के पीए रहे हुए हैं, ये तो मंत्री का भी कोई कनेक्शन? देखिए, रहे हुए हैं इसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते, ये तो एविडेंस का पार्ट है, फाइल का पार्ट है। अभी तक ऐसा पत्रावली पे कुछ भी नहीं है आज की डेट में जो हमारे सामने एविडेंस आई है कि पूर्व मंत्री किससे कनेक्शन क्या रहे हैं। अब 10 तारीख को कौन कौन से कनेक्ट होते हैं वो देखने की बात है। लेकिन ये स्पष्ट है कि पाकिस्तान से कनेक्शन। हाँ, ये है कि जो पाकिस्तान के नंबर्स हैं ऑन पे आउट गोइंग है, इनकमिंग है, और कुछ फोटोग्राफ उनके मोबाइल से लिए हैं, उन्हें भी विश्लेषण किया जाएगा, उनको देखा जाएगा, एफएसएल के लिए भेजा जाएगा, आर्मी की राय ली जाएगी उसके लिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में अभी फ़िलहाल कहना ठीक नहीं होगा कुछ। आपका नाम क्या है? सॉरी, आपका नाम है? मैं स्पेशल पीपी हूँ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का, सुदेश कुमार सतवान, और मैं केस डील कर रहा हूँ अभी। और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के ऐसे सभी केसेस जो मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट प्रथम है जयपुर, इसके जुरिडिक्शन में आते हैं और ट्रायल यहीं होता है उनका। कि भारतीय जनता पार्टी तो जो मर्जी जो बात बोल सकती है, उनको तो लाइसेंस मिला हुआ है, जो मर्जी आरोप जिस पे लगा दे, लेकिन एजेंसियों ने पकड़ा है, एजेंसी उसकी निष्पक्ष रूप से जांच करें और जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई करे। हम एजेंसियों के सहयोग करने के लिए तैयार हैं, हम जहां भी वो मदद चाहें वो मदद के लिए तैयार हैं, लेकिन जांच जो है वो पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए। हम किसी का भी कोई ये नहीं कोई गलत काम करता है उसका कांग्रेस कोई पक्षधर है, कतई नहीं। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव मोदी जी के 11 साल पूरे होने पर खास कार्यक्रम होंगे। भारत सरकार की सभी योजनाओं को पहुंचाने का काम किया जाएगा। जो 75 साल में काम नहीं हुआ उसको करने का काम पीएम मोदी ने किया। चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था आज भारत बना। घर में घुस के मारने का ही हिम्मत भारत रखता है। पंचमढ़ी में होने वाली कैबिनेट बैठक पर बोले, कैबिनेट की बैठक पंचमढ़ी में हो रही है, राजा भभूत सिंह को समर्पित है। आज की कैबिनेट विरासत से विकास पर कैबिनेट की बैठक, सभी ऐतिहासिक स्थलों पर कैबिनेट की बैठक की जा रही है। देवी अहिल्याबाई की जयंती बनाने का काम हमारी सरकार ने 14, 15 और 16 को विधायक, मंत्री, संसदों की कार्यशाला पंचमढ़ी में होगी। छोटे स्थान का महत्व सबके बीच आए, इसके लिए हर जगह कैबिनेट कर रहे हैं। राहुल गांधी के दौरे पर बोले, सभी को लोकतंत्र में कहीं आने जाने का अधिकार है। राहुल ने इंदिरा गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते समय जूते नहीं उतारे। यहाँ कांग्रेस की राजनीतिक दाल नहीं गली। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की राहुल गांधी के दौरे पर प्रतिक्रिया, जूते पहनकर श्रद्धांजलि देने का यहाँ हमारे संस्कार में नहीं। तो आइए सुनिए। होने वाले हैं एसएमएस संगठन के द्वारा 11 से लेकर 21 जून तक हमारे लिए कई प्रकार के विकास के कामों को भारत सरकार की सारी जानकारी के साथ साथ प्रदेश सरकार के कामों को लेकर भी हमारे कार्यकर्ता नीचे तक जाए, इस आह्वान के साथ हमारी बैठक हुई। मुझे इस बात का आनंद है, यशस्वी प्रधानमंत्री ने वो सब असंभव काम किए जो बीते 75 साल से लंबित थे। कई ऐसे चुनौती के काम थे जिनके आधार पर हमारे देश के लिए बड़े मन में व्याकुलता थी, लेकिन आज बदलते दौर में देखते हैं तो धारा 370 से लगा करके यशस्वी प्रधानमंत्री ने भारत को 11वें नंबर से लेकर चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था में स्थापित किया। देश के दुश्मनों से निपटने की दुनिया के 3 ही देश ऐसे हैं जो अपने देश के दुश्मनों को अपने देश की सीमा पे नहीं, वो जहां भी होते हैं वहां घर में घुसकर मारने की हिम्मत रखते हैं। भारत कई मामलों में एक अलग से ताकत बना है। ऐसे में सारी बातों को पहुंचाने के लिए अलग अलग प्रकार के इन आयोजनों को सफलता के साथ करें, मैंने शुभकामना भी दी है। और आज ही हमारी अपनी कैबिनेट की बैठक 1857 के नायक राजा भगत सिंह के माध्यम से हमने अपनी सरकार के बनने के साथ विरासत से विकास का यशस्वी प्रधानमंत्री के मंत्र को आगे रखते हुए हमारे उन नायकों के लिए सम्मान के साथ और उन क्षेत्रों में कैबिनेट करने की बात शुरू की है जिनके भरोसे से उनके इतिहास के स्वर्णिम पक्ष को समाज के सामने ला करके बताने की आवश्यकता है और हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। पहले हमने रानी दुर्गावती के नाम पर जबलपुर में कैबिनेट की थी, फिर दमोह में संग्रामपुर में दूसरी उनकी राजधानी वहाँ कैबिनेट की, बाद में राजवाड़ा में अहिल्या माता के नाम से कैबिनेट की, अहिल्या उत्सव मनाया, विक्रमादित्य के नाम पर हमारी पहली कैबिनेट उज्जैन में हुई थी, अभी राजा भगत सिंह के नाम पे करना चाह रहे हैं। कोई भी देश या देश की राज्य सरकारें
अपने अतीत से जुड़ करके अगर विकास की बात करेगी तो वो निश्चित रूप से सफल होगी। और अतीत के गौरवशाली प्रश्न को समाज में लाने से कॉन्फिडेंस भी आता है और हमारे मन में भविष्य की दृष्टि से और आगे से आगे जाने की इच्छा शक्ति लालायित होती है। मैं आज के इस अवसर पर इस पूरे राजा भोगत सिंह के नाम पर होने कैबिनेट के बाद 14, 15, 16 3 दिन की विधायक, सांसद, मंत्री की भी कार्यशाला हम वही करने वाले हैं। हमारे पीछे ये कार्यक्रम करने का भाव भी यही है। हम भोपाल में भी कर सकते हैं, महानगरों में भी कर सकते हैं, लेकिन छोटे छोटे स्थान का भी महत्व सबके बीच में आए, उनका गौरवशाली पक्ष भी समाज जाने, इसलिए एक तरह से हमने सिलसिला प्रारंभ किया है। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। आज मुझे जानकारी है कि हमारे राज्य के अंदर नेता प्रतिपक्ष आना चाहिए, कोई बात नहीं, लोकतंत्र सबको आने का अधिकार है, वो होना चाहिए। लेकिन दादी जी के लिए उनने पुष्पांजलि करी और जूते नहीं खोले, मेरे को थोड़ा जचा नहीं, ये थोड़ा हमारे संस्कार के विरुद्ध है, उनको इस सब पे ध्यान रखना चाहिए। मैं अपनी ओर से अपनी खास करके इस संस्कृति के ऊपर हमारे यहाँ थोड़ा संवेदनशीलता रहती है, सबके मन में भाव आता है, लेकिन कोई बात नहीं, आए हमारे राज्य के अंदर आए, अपने लोकतांत्रिक पद्धति में सभी दलों के लोग आए, अपना अपना काम करें। लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी ने जनता के बीच जो अपने काम से, अपने संस्कार से, अपने कार्यकर्ताओं से, अपनी सरकारों के माध्यम से दिल जीता है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तरोत्तर उन्नति में लगातार आगे बढ़ रही है। और जनता पार्टी जनसंघ के जमाने से हमारा मध्य प्रदेश को आज़ादी के तुरंत बाद से पूरे देश में सबसे पहले विजय पाने वाले, ऐसी नगर पालिका से लगा के सरकार बनाने वाले राज्य में है। तो यहाँ हमारे अपने इस राजनीतिक दल के अलावा और किसी की दाल नहीं गलेगी। लेकिन इधर राहुल गांधी भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं के एयरपोर्ट पर पहुंच राहुल गांधी का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, वरिष्ठ नेता अरुण यादव और पीसी शर्मा भी मौजूद रहे। अरुण यादव और अन्य कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी का स्वागत करते हुए तस्वीरें साझा की है। इन तस्वीरों में राहुल गांधी के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं की उत्साह और गर्मजोशी साफ देखी जा सकती है। राहुल गांधी पीसीसी कार्यालय पहुंचे। पीसीसी कार्यालय के पास स्थित स्वर्गीय इंदिरा गांधी की मूर्ति पर पुष्पांजलि राहुल गांधी ने की। पीसीसी कार्यालय के बाहर कांग्रेस नेता की भारी भीड़, आइए देखिए। पहलगाम आतंकी हमले के बाद आतंकी धमकियों को दरकिनार करते हुए श्रद्धालु खीर भवानी मेले में उमड़ पड़े। खीर भवानी गंदेरबाल के तुल्ला मुल्ला में खीर भवानी मंदिर में आयोजित आस्था और भक्ति का एक पवित्र समागम है। यहाँ कश्मीरी पंडितों के लिए बहुत महत्व का एक वार्षिक धार्मिक उत्सव है। यह मंदिर देवी रागन्या देवी को समर्पित है, जो देवी दुर्गा का एक अवतार है और कश्मीरी हिंदू इस क्षेत्र के सबसे पवित्र स्थलों में से एक के रूप में पूजनीय है। पहलगाम हमले के बाद यह कश्मीर घाटी में होने वाला पहला बड़ा धार्मिक आयोजन है। मुंबई, दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में कश्मीरी पंडित तीर्थयात्री वार्षिक खीर भवानी महोत्सव के लिए पहुंचे। खीर भवानी मेला विशेष रूप से विस्थापित कश्मीरी पंडित समुदाय के लिए लचीलापन का प्रतीक है।
1990 के दशक में कश्मीर घाटी में संघर्ष के कारण हुए उथल पुथल और पलायन के बावजूद कई परिवारों ने सालाना मंदिर जाने की परंपरा को कायम रखा है। यहाँ मेला सांप्रदायिक सद्भाव का भी प्रतिबिंब है, क्योंकि स्थानीय मुस्लिम निवासी अक्सर घाटी में भाईचारे और साझा विरासत की भावना को प्रदर्शित करते हुए तैयारियों में सहायता करते हैं। तो आइए देखिए। स्टेशन की तरफ से पूरे इंतजाम किए गए हैं। आज आप देख सकते हैं काफी संख्या में टर्नआउट है, बहुत लोग आए हुए हैं, तो सब अच्छे से मेला सेलिब्रेट कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। इंतजाम पूरे हैं। सैनिटेशन, क्लीनलीनेस, यहाँ लंगर सेवा भी उपलब्ध है, तो सभी तरीके के इंतजाम पूरे हैं यहाँ पे, एंड सब अच्छे से मेला सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो हम यही होप करते हैं कि और भी लोग आएंगे जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा और अच्छे से सबको दर्शन होंगे, सब अच्छे से मेला सेलिब्रेट कर पाएंगे। आज के दिन हमारी माता जो प्रकट हुई थी, आज के दिन माता जी का जन्मदिन है और ये हर साल की तरह इस बार भी हम बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं और पूरे विश्व से लोग जहां श्रद्धालु आए हैं, बड़े मजे से आए हैं। लोगों ने बड़ा स्वागत किया जहां के लोगों ने, और बहुत अच्छा लग रहा है। और हमारे जो सूफी संत जो हैं, जहाँ जो हमारी जो खीर भवानी है, जैसे ज्येष्ठा माता है, वैष्णो देवी है, जहाँ बंगलामुखी माता है, जैसे मकदम साहब की जियारत है, जितने भी सूफी संत हुए हैं यहाँ, इनकी वजह से हम तो जी रहे हैं और यही हमारी रक्षा कर रहे हैं। और सुबह से हमें लोगों ने मुबारकबाद दी है और गवर्नमेंट ने खासकर जहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है, जहाँ के एलजी साहब हैं, जहाँ के जो हमारे महाराजा साहब हैं, जिनका जो ट्रस्ट है, बड़ी अच्छी जहाँ व्यवस्था लोगों को रहने की अच्छे जो शिविर बनाए गए हैं सोने, रहने, उठने बैठने के लिए अलग से इनको। पहले तो ऐसा नहीं होता था, टेंट नहीं होते थे अंदर, मतलब भवन के अंदर, और अब बिल्कुल विभिन्न 5-6 किस्म के टेंट बनाए गए हैं। सोने की अच्छी व्यवस्था है और किसी चीज की कोई कमी नहीं है। ये तो आज रश नहीं है, ये पिछले दफा जो सानिया हुआ उसकी वजह से थोड़ा सा फर्क पड़ गया। अदरवाइज यहाँ के मुसलमान लोग ही हैं जो इसको हमसे ज्यादा मानते हैं, और इधर का भाईचारा जो बहुत अच्छा रहा। जो पिछले दफा जो सानिया हुआ बहुत गलत हुआ, उसके लिए बड़ा मतलब उनके लिए श्रद्धांजलि हम दे रहे हैं। माता को भी रखे, उनकी आत्मा को शांति मिले। बाकी ऐसा हिसाब नहीं था। जो कश्मीर में माहौल था ना, वो बहुत अच्छा था, भाईचारा बहुत अच्छा, गंगा जमुना तहजीब था, इधर बहुत अच्छा हिसाब किताब। आपको लगता है उन ताकतों को यही जवाब है कि मिलजुल के त्यौहार मनाए और यहाँ आए? उन ताकतों को हम बिल्कुल जवाब देते हैं कि ऐसा चलने वाला नहीं है। हम पाकिस्तान को पूरा जवाब देते हैं कि ऐसा चलने वाला, यहाँ का भाईचारा जो है पूरा। ये थोड़ी सी बदकिस्मती हुई पिछले दफा, जिन बेवकूफों ने ये काम किया, नहीं तो यहाँ इस बार 3 करोड़ से ऊपर लोग होते, और हिंदुस्तान का मतलब पूरे ऑल ओवर इंडिया बाहर से लोग इधर आते हैं। इस देवी को, ये हमारी कुल देवी है, इसको मानते हैं। क्या करेंगे, बदकिस्मती है। वाकई लोग आए, अभी भी आ रहे हैं। आज का दिन यही 3 दिन से चलता रहा। आज ज्यादा रश होगा इधर, ऐसी बात नहीं। हम डरने वाले नहीं है, हमें माता का साथ है, माता का हाथ ऊपर है। ये सबों के लिए रक्षक है माता, इसका बड़ा मानता है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने महाराष्ट्र के पुणे में सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय में भविष्य के युद्ध और युद्ध पर एक विशेष व्याख्या देते हुए कहा कि इस विशेष युद्ध का पूरा प्रारंभिक बिंदु पहलगाम आतंकी हमला था। उन्होंने पूछा कि क्या आतंकवाद युद्ध का एक तर्कसंगत कार्य है, और जवाब दिया कि ऐसा नहीं है, क्योंकि आतंकवाद का कोई परिभाषित तर्क नहीं है। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, चौहान ने कहा कि 1965 में जुल्फिकार अली भुट्टो ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को संबोधित करते हुए भारत के खिलाफ 1000 साल के युद्ध की घोषणा की थी। आगे सुनते हैं। But and this is what I said, in Operation Sindoor also, war and politics was happening as a parallel kind of phenomenon, and it was being exercised also through communication, which I mentioned initially, both direct and indirect communication. So, second important conclusion what I draw from the statement which I initially said, that war is a continuation of policy by other means, is that war is a rational decision. That means, and I also spoke about reason when I said about government takes the rational decision about war.
and it takes a decision when it is exhausted all its other instruments of power. So, but then the important question comes in, this whole start point of this particular war was this Pahalgam terror attack. So is terrorism a rational act of warfare? I don't think that's a rational act, because terrorism has no defined logic, it has no political military end state. Terrorism is a means and an end in itself. Terrorism is a form of warfare that defines rationality. This is because the terrorist doesn't have anything to lose. He's a non-state actor. If he doesn't have a state, he's not worried about territory, people, or the ideology, which form the three important constituents of the state. So this is terrorism absolutely irrational if it is happening in a standalone mode. But what happens when there is about state-sponsored terrorism? Is this rational? Think that this seems to be a rational decision when state is employing terrorism as an instrument to achieve political objectives. And say so it's a reasoned kind of a decision the state takes, and so as our adversary is concerned, he's taken the decision that to bring India by 1,000 cuts. And when I say that this has been a state policy, this I'm not saying. If you go and look at the literature on issues. अभी के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी भारत।